हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, दीज आर फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, जो भी मैटर होते हैं वो ये थ्री फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कोई सॉलिड होता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, या गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता रहता है। सॉलिड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें जब दो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अगर आप देखिएगा तो ये अरेंजमेंट जो होता है इस तरीके से होता है, यानी आप देख पा रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत वेरी वेरी लेस होता है। इसलिए इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि सॉलिड जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, और जिसके चलते इसके जो वॉल्यूम होता है और जो इसके शेप होते हैं वो डेफिनिट होते हैं। जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। देखिए अब यहाँ पे दो के बीच में, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है। ठीक है, सब जगह गैप है। इसका यह मतलब हुआ कि इनको ये टाइटली पैक्ड नहीं है, और ऐसे कंडीशन में इनके के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से तो क्या होगा, वीक होगा, लेकिन गैस से स्ट्रांग होगा, और जिसके चलते क्या होता है कि इनका वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है, लेकिन शेप इनका जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है। गैस के केस में अगर देखेंगे तो गैस मॉलिक्यूल बहुत रैंडमली अरेंजमेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरे गैस मॉलिक्यूल के बीच में कितना गैप है। इसका यह मतलब हुआ कि ऐसा होने से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत बहुत कम होता है, और ये इसी कारण ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और ना ही इनका शेप डेफिनिट होता है। अब वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की हम बात कर रहे हैं। जब कोई भी मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वेरी लेस होगा, या एब्सेंट होगा। लेकिन लिक्विड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, स्पेस होता है, वो प्रेजेंट होता है, जबकि गैस के केस में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इनक्रेडिबली हाई, जो हम फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो होता है इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, और गैस के केस में जो होता है बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को हम इसलिए इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको भी हम लोग इनकंप्रेसिबल बोलते हैं। जबकि गैस को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस को जब आप स्मॉल स्पेस में रख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंप्रेसिबल है और ये कंप्रेसिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड का भी लगभग सिमिलर है, लिक्विड में भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, इसलिए ये भी आपका क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। लेकिन अगर आप देखिए कि ये गैस है, तो जब गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने से अब ये सारे जो इतने स्पेस लिए हुए जो गैस थे अब ये छोटे से स्पेस में आ गए, इसलिए हम बोलते हैं कि जो गैस होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने मैटर्स को डिफरेंशिएट किया था, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट क्या होता है।
देखिए एलिमेंट जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे अगर आप हाइड्रोजन ले लीजिए तो हाइड्रोजन के केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही होगा। उसी तरह से आप फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस एटम होगा। सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सल्फर एटम होगा। यानी वैसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट एटम्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा। हाँ, ये बात है कि आप एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बना सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। यहां पे देखिए, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास वाटर है और वाटर को अगर हम डिकम्पोज करें, हीट करते हैं, तो देखिए वाटर के अंदर हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन है, तो ये टूट के H2 देता है और आपका क्या देता है, O2 देता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया और इस एलिमेंट में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। Each element is responsible for unique symbol। हमने सिंबल आपने पढ़ा, उसमें देखा कि हर एक का अपना एक अलग सिंबल होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूं तो H लिखता हूं, अगर मैं हीलियम को लिखूं तो He लिखता हूं। अब इस तरह का He का सिंबल कोई दूसरे एलिमेंट्स को नहीं दिया जा सकता, हाइड्रोजन का सिंबल सिर्फ हाइड्रोजन को ही दिया जा सकता है। तो ये एक यूनिक सिंबल होता है। द नोटेशन ऑफ ईच एलिमेंट कैन बी फाउंड ऑन द प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग एक प्रोडक्ट टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, जहां पे देखेंगे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। मेटल्स बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं और सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स भी हम इनको बोलते हैं। ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, जो कि प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड में आपको और बॉटम साइड में मिलते हैं। A handful non-metals are clustered in the upper right corner of the periodic table, and metalloids जो होते हैं found along the dividing between the metals and non-metals। तो ये हम लोग जब periodic table वहां पे देखेंगे तो आप देखिएगा कि periodic table के लेफ्ट साइड में ज्यादातर आपको क्या होते हैं, मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं और इनके बीच में मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एटम के, ठीक है। तो एटम क्या होता है, हम सब जानते हैं कि एटम जो होता है ये मैटर इसी से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और जॉन डाल्टन्स ने 1803 में एक थ्योरी को प्रपोज किया था जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम दैट्स आर इनडिविजिबल एंड अनडिस्ट्रक्टिबल। यानी ना तो हम मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये मैटर को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर उन्होंने बोला कि एटम होता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अगर एटम्स की बात करेंगे तो सबके सब आइडेंटिकल होंगे। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स में जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे उनका शेप इक्वल होगा, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब एक सा होता है, सिमिलर होता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वेट
एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैं अगर हाइड्रोजन ले रहा हूं और मैं हीलियम ले रहा हूं तो इनका वेट भी अलग अलग होगा, इनका केमिकल बिहेवियर भी अलग अलग होगा, इनका साइज भी अलग अलग होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंबल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। बोला कि जब भी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल रेशियो में, तो ये क्या करते हैं, ये आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहां देखिए दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। एटम कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। व्हेन अ कंपाउंड डिकम्पोजेस द एटम्स आर रिकवर्ड अनचेंज। जब कोई भी कंपाउंड है, जैसे अगर आप H2O को डिकम्पोज करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट मिलेगा और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेगा और इनका एटम जो होगा वो इसमें कंजर्व रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स कैसे बनता है, तो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स दैट्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। किसी को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं तो किसी को कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो कहीं भी अगर आपको देखना है कि ये आयनिक है या नहीं है तो आप उसमें देख लीजिए कि उसमें मेटल और नॉन मेटल है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं आपके पास NaCl है तो देखिए Na मेटल और Cl नॉन मेटल है तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो बनता है वो मेटल और मेटल के बीच नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, इनके इंटरेक्शन से बनता है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल देखिएगा, जहां भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे H2O देखिए तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए आयनिक में आयंस होते हैं, जैसे केटायन और एनायन देख रहे हैं, सोडियम केटायन है और क्लोराइड एनायन है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन पे नेट चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ये जनरली सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, जबकि कोवेलेंट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। आयनिक कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड से कम होता है, इसलिए इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये, इसलिए ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। रिलेटिवली वीक होता है अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड में, तो इसलिए इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सेपरेटेड इनटू चार्ज पार्टिकल्स इन वाटर टू गिव सॉल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप NaCl को वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- होता है, तो ये कंडक्टर का काम करता है। कंडक्टिविटी के लिए कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होगा तो उसमें 2 नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो उसमें फ्री आयंस होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के केस में फ्री आयंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको कंडक्ट करेगा। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं। अब हम लोग कैटेगराइज किए थे कि कंपाउंड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये सोर्स के बेसिस पे था और वो बॉन्ड के बेसिस पे था कि कोवेलेंट और आयनिक। कंपोजिशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन मेनली होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका CO2 है, कार्बोनेट आयन है, ये सब जो केस है ये इनऑर्गेनिक का केस है। नेचर ऑफ कंपाउंड देखिए तो कोवेलेंट होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। कोवेलेंट भी होता है लेकिन ज्यादातर ये इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो होता है जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाई होता है। सॉल्बिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्बिलिटी इन वाटर देखते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बैड कंडक्टर होता है जबकि ये गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है और इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो ये कंबस्टिबल होता है और ये नॉन कंबस्टिबल होता है। वोलेटाइल नेचर की अगर आप देखें तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स में चेंज होने लगता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं, या रूम टेम्परेचर पे जो वेपर्स में जल्दी चेंज होने लगता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये वोलेटाइल होते हैं जबकि इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल होते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, सेल्फ एटम का आपस में लिंक करने की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कार्बन है आपस में कार्बन ऐसे ऐसे तो लिंक करके बहुत लंबा चेन बनाता है। तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है ऐसा जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाया गया। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है जबकि कोवैलेंट कंपाउंड आपका जो होता है वो आयनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है जनरली। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है डीएनए है, आपका टेबल शुगर है या सुक्रोज है, बेंजीन है, मीथेन है। और इसमें आप देखिए सोडियम क्लोराइड है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, डायमंड प्योर फॉर्म में जो होता है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्सचर्स क्या होता है। देखिए मिक्सचर जो होता है ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब आप एनी प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मिक्सचर्स का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे आप सॉल्ट एंड वाटर मिला दिए तो मिक्सचर बनेगा, वाटर शुगर मिला दीजिए तब भी मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे गैस को आपस में मिक्स कर दीजिए तो ये सब मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर्स के टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर देखिए क्या होता है, बोलता है कि कोई भी मिक्सचर जिसमें उनके कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द बॉडीज तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। थ्रू आउट द बॉडी का क्या मतलब हुआ, जैसे आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें शुगर और वाटर आप मिला रहे हैं तो इसमें आप देखिएगा कि सॉल्यूशन के हर एक एरिया में, हर एक हिस्से में आप देखिएगा कि जो इनका कंपोजिशन है सॉल्यूट का यानी शुगर जो डिजोल्व है वो इक्वली हर एक एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो यूनिफॉर्म होता है, कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे आप मिक्सचर ऑफ सॉयल एंड सैंड देख लीजिएगा, सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स देख लीजिएगा, ऑयल एंड वाटर देख लीजिएगा, तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है।